रखिएगा, जो बेटे आपको कोई नहीं बताएगा, जो हम बताएंगे आपको। सारी फैक्ट्रियां किसके कंट्रोल में? सरकार के कंट्रोल में। चेचन्या और दागिस्तान, इनमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे, वॉयलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट चले थे। कहां पर? चेचन्या और दागिस्तान में। हाँ जी क्लास 12th वालों, क्या आपने अभी तक रिवीजन शुरू नहीं करी? और बेटे अगर नहीं करी तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम है ना। और याद रखिएगा बेटे, बोर्ड ऑलमोस्ट आ चुका है आपका पेपर। ये मत सोचो कि आपका अभी 10 दिन है, 12 दिन है, नहीं, सिर्फ इतना टाइम है जितना आप वेस्ट कर रहे हो। अब यहाँ से देखिए, चैप्टर 1 की अगर हम रिवीजन की बात करें तो आज हम आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आए। इसमें आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 और 6, यानी कि इस चैप्टर से जो जो चीज एग्जाम में आ सकती है वो सारी की सारी आपको मिलेंगी। और अगर आप चाहते हो कि आपको एग्जाम में बहुत फेमिलियर क्वेश्चंस टकराएं, यानी कि वो क्वेश्चन टकराएं जो आपको आते हैं, जो आपने सुने हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले इसके 1 मार्कर वालों से स्टार्ट अगर हम करें, हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन कि सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? बेटा 1917। और क्रांति कौन सी थी? रूसी क्रांति। याद रखना, अलग अलग नाम है, बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति। और याद रखना, इस क्रांति को लीड किसने किया था? इसको लीड करने वाला था लेनिन, ठीक है। और ठीक इसके खिलाफ जार निकोलस के खिलाफ, जो कि वहां का राजा था, जार निकोलस सेकंड, ठीक है। याद रखिएगा, जो बेटे आपको कोई नहीं बताएगा, जो हम बताएंगे आपको। याद रखिए, किसने लीड करी थी? लेनिन। और किसके अगेंस्ट में थी? जार निकोलस सेकंड के। उसके बाद सेकंड चीज, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, ये किससे लेना देना था इसका देना? देखिए, कॉमन क्या भी कह सकते हो और इसको कैमिया भी कह सकते हो, सीएमईए भी कह सकते हो। और इसका लेना देना बेटा सोवियत संघ से है। ईमानदारी से, क्या आपको पता था अब तक? आप ऑलमोस्ट पूरा साल हो चुका है, इस चैप्टर को 10 बार पढ़ चुके होंगे। क्या आपको पता है यहाँ पर कुछ काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस की बात भी रहती है? और ये इसीलिए है ताकि जो सोवियत संघ के समाजवादी देश थे, उनके बीच में वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल एक्सचेंज होता रहे, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कि शीत युद्ध के दौरान पहली और दूसरी और तीसरी दुनिया, इन तीनों का क्या रेफरेंस है? पूंजीवाद जो देश थे, इनको पहली दुनिया बोला गया, फर्स्ट वर्ल्ड। समाजवाद को बोला गया बेटा सेकंड वर्ल्ड। और तीसरा गुटनिरपेक्ष को बोला गया थर्ड वर्ल्ड। अब एक चीज समझिए, एग्जाम में अगर टकरा जाए ना, पहली दुनिया की विशेषता, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, आपको इसके हिसाब से डिफाइन कर देना, भला हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, अगला इसमें आता है सोवियत संघ का जो प्रमुख सैन्य समूह था, कौन सा था? मिलिट्री अलायंस कौन सा था? बेटा वो है वार्सा पैक्ट, जो कि 1955 में बनाया गया था। उसके साथ साथ अमेरिका ने भी कुछ बनाए थे, नेटो 1949, सीटो 1954, सेंटो उसका 1955 में। इतनी बात समझ में आ रही है? अमेरिका ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में कैप्चर कर लिया था, अपने समूह में ले लिया था। नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक, जो नॉर्थ अटलांटिक के पास वाले देश हैं उनके साथ समूह बना लिया। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी बना लिया। उसके बाद सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय देशों को भी बना के रख लिया। तो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं कि समाजवाद और पूंजीवाद में डिफरेंस क्या है। समाजवाद जो होता है बेटा, वो सरकार द्वारा नियंत्रित इकोनॉमी होती है, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी होती है। और यहाँ पर सरकार का टारगेट हमेशा वेलफेयर को बढ़ाना होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी इकोनॉमिक कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी पैसों का कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ उत्पादन के जितने भी कारक होते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं, उन सब पे सरकार का कंट्रोल मिलेगा, यानी सारी फैक्ट्रियां किसके कंट्रोल में? सरकार के कंट्रोल में। उसके बाद पूंजीवाद की बात करेंगे तो पूंजीवाद क्या होती है? बाजार द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, मार्केट रेगुलेटेड इकोनॉमी, बाजार संभालता है सब कुछ। दूसरी चीज, इसका टारगेट होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है, लाभ को अधिकतम करना। उसके साथ स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता, फ्री इकोनॉमिक कंपटीशन है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आप छेड़ भी नहीं सकते। इतनी बात समझ में आ रही है? आपको अगर प्रॉफिट 1 रुपए का अपने हिसाब से बेचो, 100 का करना है अपने हिसाब से बेचो। उसके बाद जितने भी प्रोडक्शन फैक्टर्स है, उन सब का कंट्रोल किसके हाथ में होगा बेटा? बाजार के हाथ में। फर्क समझ में आ रहा है? पूंजीवाद प्राइवेटाइजेशन को रेफर करता है। उसके बाद समाजवाद, सोशलिज्म, एक गवर्नमेंट स्कीम्स को रेफर करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि सोवियत संघ की विशेषता क्या थी। देखिए, सोवियत संघ क्या था? समाजवादी आदर्शों पर आधारित था, सोशलिज्म पे बेस्ड था। और इसको हम कहते हैं केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था, सेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद बेरोजगारी का अभाव, क्योंकि समाजवाद में फायदा मिलता है, सबको नहीं मिलता तो किसी को भी नहीं। विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप इकोनॉमी, उस टाइम पर ये सारी चीजें बेचते थे। सुई से लेकर कार तक का उत्पादन, प्रोडक्शन फ्रॉम पिन टू कार, सब बनाते थे और सब बेचते थे। उसके बाद उन्नत तकनीक, उस जमाने में जो भी हाईटेक टेक्नोलॉजी हो सकती थी, सब इनके पास अवेलेबल थी। और भरपूर उपभोक्ता वस्तुएं इनके पास अवेलेबल थी, ठीक है, यानी कंज्यूमर गुड्स से बहुत। उसके बाद हमारे पास देखिए, ये स्टेटमेंट रहती है बेटा, टकराएगी 4 या 6 में। सबसे पहली चीज कि पूर्व सोवियत संघ में संघर्ष और तनाव। पूर्व का मतलब बेटा यहाँ पर ईस्ट वाला नहीं है, पूर्व का मतलब पहले, अर्ली, ठीक है।
कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन फॉर्मर सोवियत यूनियन, यानी पहले के सोवियत यूनियन में क्या क्या टेंशन देखने को मिले थे। देखिए, रूस के दो रिपब्लिक एरियाज थे, चेचन्या और दागिस्तान। इतनी बात समझ में आ रही है, चेचन्या और दागिस्तान। इनमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे, वायलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट चले थे। कहां पर? चेचन्या और दागिस्तान में। उसके बाद पूर्वी यूरोप, ईस्ट यूरोप जो था, वहां पे जो चेकोस्लोवाकिया था, उसका पार्टीशन हो गया था, विभाजन हो गया था दो हिस्सों में, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में। दो देश बन गए थे एक से टूटकर। उसके बाद बाल्कन गणराज्य, यहाँ पर यूगोस्लाविया में सिविल वॉर देखने को मिला और यूगोस्लाविया आपके कई हिस्सों में बट गया। याद रखना बेटा, 4 या 6 में ये स्टेटमेंट टकराएगी, ठीक है। और याद रखना, इसमें कह देगा कि पूर्व सोवियत संघ में बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप था, इंटरफेरेंस ऑफ एक्सटर्नल पावर्स था, ठीक है। उसके बाद बाल्टिक क्षेत्र, यहाँ पर लिथुआनिया करके एक क्षेत्र था, उसने 1990 में स्वयं को अलग घोषित कर दिया, पहले ही इंटीग्रेट होने से पहले ही, अलग होने से पहले ही। उसके बाद एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया 2004 में तीनों कहां पहुंच गए? नेटो के मेंबर बनने। नेटो क्या था? अमेरिका का सैन्य संगठन, यानी कि ये तीन देश निकलकर कहां पहुंच गए? अमेरिका की दोस्ती करने। और अगर याद हो, 15 देश थे सोवियत संघ में, 3 निकल गए, बचे कितने? 12। और वही 12 थे जिन्होंने क्या करा, आगे चलकर सीआईएस बनाया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया। और मध्य एशिया का क्षेत्र था तजाकिस्तान, जहां पर 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला। ये आपका बेटा 1 मार्क में अवेलेबल है, ठीक है, ये आएगा 1 मार्क में। उसके बाद भारत रूस के संबंध, देखिए बहुत जरूरी है इस समय जैसे हालात चल रहे हैं। उसके बाद सबसे पहली चीज कि 2001 में भारत और रूस ने 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए थे, द्विपक्षीय समझौते साइन करे थे। उसके बाद भारत जो है रूसी हथियारों का एक बड़ा खरीदार देश है और परमाणविक योजना, अंतर्देशीय योजना दोनों में काम करते हैं। दोनों कंट्रीज क्या है, एक साथ काम कर रही हैं न्यूक्लियर और स्पेस प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद दोनों देश के प्रमुख नेताओं की यात्राएं होती रहती हैं, यानी कि पुतिन भारत आते रहते हैं, नरेंद्र मोदी यहाँ से रूस जाते रहते हैं, अलग-अलग चीजें। और वर्ष 1974 में भारत के लिए सोवियत संघ ने यूएनओ के अंदर अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करी थी, ठीक है। तो ये इनके अच्छे संबंधों को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या था, सोवियत संघ खत्म क्यों हुआ? क्योंकि परमाणु शक्ति पर बहुत इन्वेस्ट कर दिया था इसने, बहुत पैसा खर्च कर दिया था कि न्यूक्लियर एनर्जी के चक्कर में इसने अपना जो कमा रहा था उतना पूरा का पूरा इस पे खर्च कर रहा है, परमाणु हथियारों पर। दूसरी चीज, सामाजिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी, सरकार पे पैसा ही नहीं था, लोगों की इच्छाएं कहां से पूरी करते? सारा पैसा कहां जा रहा था? बेटा परमाणु हथियारों पर। उसके बाद उपभोक्ता वस्तुओं में कमी आ गई, लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, कम्युनिस्ट पार्टी ने हमेशा ही पावर्स को मिसयूज किया। और गोरबाचेव के असफल सुधार, गोरबाचेव के सुधार आए थे लास्ट में बेटा, याद रखना, दो सुधार थे, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। कितने थे? दो, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और जब आप इकोनॉमिक की बात करोगे तो इकोनॉमिक में दो नाम आते हैं आपके, रशियन वर्ड्स आते हैं, पेरेस्ट्रो इका, ठीक है, पेरेस्ट्रो इका और ग्लास नोस्ट, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना, ठीक है, और ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन, ओपननेस। तो इसके सुधार तो अच्छे थे। और इसके अगर आप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करोगे तो इसने कहा था पश्चिमी देशों से दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है, लड़ाई वड़ाई साइड कर देते हैं, व्यापार वगैरह शुरू कर, लेकिन इससे सुधार क्या हो गए? फेल हो गए। उसके बाद हमारे पास सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, इसके खत्म होने के बाद क्या हुआ? कहने के लिए तो बहुत आसान चीज है, लेकिन टकराने को 5 मिनट और 4 में टकरा जाए, 6 में टकरा जाए क्वेश्चन। शीत युद्ध खत्म हो गया, अमेरिका का वर्चस्व शुरू हो गया, पूंजीवादी विचारों का विस्तार हुआ और रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, सक्सेसर बनकर सामने आया। उसके बाद विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन हुआ, यानी कि अब अलग अलग देश शक्तिशाली बन रहे थे। कोल्ड वॉर एंड हो गया, अमेरिकन डोमिनेंस देखने को मिलता है, कैपिटलिज्म फैल गया और रशिया एक सक्सेसर बनकर सामने आया। और जो बैलेंस ऑफ पावर था पूरी तरह से अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी अब हर देश की नजर में अच्छा देश कौन था? अमेरिका, ठीक है। उसके बाद अगला रहता है हमारे पास शॉक थेरेपी। बेटा शॉक थेरेपी याद रखिएगा 1990 में आई थी। कब आई थी? 1990। और ये इसका मतलब क्या होता है? आघात पहुंचाकर उपचार करना, ठीक है। यानी कि आपको पहले बर्बाद किया जाएगा, बाद में ठीक किया जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पे रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं है, यहाँ पर देश को बर्बाद किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद समाजवादी देश और पूंजीवादी देश, समाजवादी देशों को पूंजीवाद बनाने के लिए इस थेरेपी को लाया गया था बाय द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों संस्थाओं की स्थापना 1944 में हुई थी, एडिशनली याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें हुआ क्या। सबसे पहली चीज, अगर आप विशेषताओं की बात करोगे, फीचर्स की,
तो प्राइवेट कर दिया गया सारे एसेट्स को, सरकारी चीजों को, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया, मुक्त व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक जुड़ाव जोड़ा गया, ठीक है, वेस्टर्न जितनी भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी उनके साथ सबको जोड़ा जा रहा था, और मुद्राओं का आपसी में चेंज किया गया, करेंसीज को चेंज करना शुरू किया गया, कन्वर्टिबिलिटी लाई गई। उसके बाद इसके परिणाम, जो रूस था, इसका रूस का जो औद्योगिक ढांचा था, जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था, कोलैप्स कर गया। जो रूसी मुद्रा रूबल थी उसकी वैल्यू गिर गई, सबने रूबल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जो विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल लगी, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल लगी, वो यहाँ पर क्रिएट हो गई। बड़े बड़े उद्योग 90% इंडस्ट्रीज को प्राइवेट हाथों में बेचा गया, और जो टापू थे औने पौने दामों पर बेचे जा रहे थे, और रूस में माफिया वर्ग का उदय हुआ। माफिया वर्ग यहाँ पर जो आया वो लोग ही थे, उन्होंने वेपन्स हाथ में ले लिए थे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो ओवरऑल समझिएगा, यहां से इस चैप्टर से आपके पास 1 मार्कर, 2, 4 और 6 जितनी चीजें पॉसिबल हैं ये सारी चीजें बता दी गई हैं। बाकी अगर इसमें कोई और नया अपडेट निकल कर आता है तो हम आपसे 21 तारीख को मिलेंगे लाइव, ठीक है। लाइव सेशन में आपसे बात करेंगे, वहां पर आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।